नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल हिंदू विद्या पर। दोस्तों, मैं एक चीज़ जान करके स्तब्ध हूं दोस्तों कि इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा दोस्तों कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ये आज से कोशिश करूँगा कि आज तक मैंने जो भी आप लोगों को बताया है उससे अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं वही चीज़ आप लोगों को बताऊँगा जो आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को उससे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, पढ़ने का एक तरीका है दोस्तों, करेंट अफेयर का टॉपिक हो या कोई हिस्ट्री का टॉपिक हो या पॉलिटी का टॉपिक हो, उसी टॉपिक से सवाल करता है दोस्तों एग्ज़ाम में, जो टॉपिक अभी फ़िलहाल में चर्चा में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो एग्ज़ामिनर उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है। तो मैं अभी जो आप लोगों को क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, तो इसमें मैं वही ध्यान में रख कर के लाया हूँ, ताकि देखिए अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, इससे आने वाले ये सभी एग्ज़ाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। तो इससे जितना भी क्वेश्चन अभी यहाँ बनने का संभावना है, सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2024 का लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा। देखिए, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन टाइप किया हुआ है, ठीक है, हो सकता है ये हूबहू ना पूछे, लेकिन इसी क्वेश्चन को कितने तरीक़ों से पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आप लोग समझ लीजिए, हर एक क्वेश्चन को आप लोग डिटेल में जान लीजिए, ताकि वो एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जवाब आप लोग सिंपली दे पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये कितना चरण में संपन्न होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो आप लोग इसको याद रखिए दोस्तों। एक मिनट, ये 7 चरणों में ये संपन्न होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम चरण का जो वोटिंग है वो पड़ गया है। वो कितना तारीख को पड़ा है दोस्तों? 19 तारीख से स्टार्ट है। तो देखिए, पिछला बार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था ना दोस्तों, तो बिहार में जो इलेक्शन हुआ था उसका डेट पूछ दिया था कि किस डेट को वो इलेक्शन स्टार्ट हुआ था। बिहार में जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है दोस्तों, या विधायक लोग का एमएलए जो जिसको बोलते हैं हम लोग, तो एमएलए का जो चुनाव हुआ रहा था उससे क्वेश्चन पूछ दिया था। तो इसीलिए ये तो सेंट्रल लेवल का है, तो ये तो क्वेश्चन एकदम बन सकता है इसीलिए मैं ये भी लिख दिया हूँ आपको। ये 19 अप्रैल से शुरू हुआ है, 19 अप्रैल 2024। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 2024 लोकसभा चुनाव कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है। अच्छा, ये तो आप लोग को तो जानना बहुत ही आवश्यक है कि इसमें सीट कितना है दोस्तों। सब लोग जानता है कि 550 सीट है, कि 500 सीट है, कि 545 सीट है, कि 543 सीट है। तो आप लोगों को बताना है। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन यही इजी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में नहीं दे पाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आप जाकर के कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर 543 बताए थे कि 545 बताए थे, इसी में कंफ्यूज हो जाइएगा और दिमाग से निकल जाता है। तो इसलिए सटीक वहाँ पे आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए टोटल सीट जो है वो 543 है, 543 इतना पर इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, और इसमें 2 मनोनीत होता है, राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। तो इसीलिए वो टोटल जो मिला करके सीट होता है वो 545 हो जाता है। लेकिन अभी आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी टोटल 545 नहीं है। जो एंग्लो इंडियन का चुनाव होता था दोस्तों, एंग्लो इंडियन का जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, तो वो अभी हट गया है। मतलब वो चुनाव अभी बार बार मैं चुनाव बोल रहा हूँ, वो मनोनीत करने का वो सिस्टम जो है वो हटा दिया गया है। तो अभी टोटल कितना सीट है दोस्तों? 543 सीट ही है। तो कहीं भी ये आए तो 543 ही मारना है। तो इसमें देखिए, अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए इसमें टोटल कितना लाना पड़ेगा आपको सीट, तो 543 का आधा से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 272 ही होगा। हाँ, 272। ठीक है दोस्तों, ये 272 सीट अगर जिसको आ जाएगा, वो चाहे कांग्रेस को आ जाए, गठबंधन को आ जाए, या नरेंद्र मोदी जी का गठबंधन को आ जाए, तो इनमें से दोनों में से किसी को अगर आ जाता है 272 सीट्स, तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है दोस्तों,
आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो आप लोगों को आज तक जानते नहीं होंगे, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर से पूछ सकता है, क्योंकि स्टेट तो 28 है। स्टेट कितना है दोस्तों? 28 है। तो स्टेट के बारे में पूछेगा नहीं। अगर पूछेगा कि जम्मू कश्मीर में कितना सीट पे इलेक्शन होता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों 5 सीट। ठीक है। अगर पांडिचेरी, देखिए ये यूनियन टेरिटरी है, तो पांडिचेरी से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पांडिचेरी में कितना सीट है दोस्तों? तो ये है वो 1 सीट, और दिल्ली में है जो वो 7 सीट है। ये टोटल मिला करके ये भी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, दिल्ली में 60 सीट है, जम्मू कश्मीर में 5 है और पांडिचेरी में 1 है। ये टोटल मिलाकर 543 हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कोई उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए सारा कुछ जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में है कि अगर किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष बहुमत नहीं मिला तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बताइए। अगर दोनों को बहुमत नहीं मिला, ठीक है, दोनों को बराबर सीट मिल गया, तो 2 पार्टी यहाँ पे लड़ रहा है दोस्तों, तो उन दोनों को, गठबंधन को अगर मिला करके बराबर सीट मिल जाता है, तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा? तो देखिए, एक राष्ट्रपति को एक राइट दिया गया है हमारे संविधान में। राष्ट्रपति क्या करेगा? अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा। अब वो राष्ट्रपति बोल सकता है दोस्तों कि उसमें गठबंधन बना सकता है कि कुछ इसका विधायक कोई पार्टी है या कोई उनका विधायक है, तो उन दोनों को गठबंधन मिला करके, और अगर बहुमत उसको साबित हो जाता है तो हाँ, उसको प्रधानमंत्री वो बना सकता है राष्ट्रपति। लेकिन उसमें एक शर्त रहता है, क्या? कि उसको 1 माह के अंदर, 1 मंथ यानी 1 माह के अंदर उनको बहुमत साबित करना पड़ेगा दोस्तों। फ्लोर टेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, फ्लोर टेस्ट तो आप लोग समझते ही होंगे कि उसमें विधायक लोगों का अपना अटेंडेंस करवाना पड़ता है कि इतना विधायक मेरे साथ है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है फ्लोर टेस्ट। तो 1 महीने के अंदर, यहाँ 1 मंथ यहाँ याद रखिएगा, 1 महीने के अंदर उनको बहुमत साबित करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो यहाँ पे बता दीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, और एक बार तो ये एक ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा। मतलब कि प्रधानमंत्री को जब चाहे तब राष्ट्रपति हटा सकता है क्या? तो ऐसा नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त है लोकसभा में, तब तक उसको राष्ट्रपति भी हटा नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये भी जानना आपको जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अच्छा, इलेक्शन होता है तो क्या डायरेक्ट प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है क्या? आप लोग सिंपल तरीके से समझिए ना दोस्तों, डायरेक्ट प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है क्या? नहीं। यहाँ सिंपल वे में समझिए। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को सिंपल वे में समझाऊँ, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे तो इलेक्शन होता है, एमपी का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है? तो एमपी का होता है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो वहाँ पे डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ी होता है। अब जो इसमें जिसका बहुमत आएगा वही बहुमत वाले दल में से एक आदमी को चुना जाएगा, जो प्रधानमंत्री का दावेदार कहा जाता है। उसको बोला जाता है राष्ट्रपति से कि हाँ, हम लोग इनको नेता अपना मान चुके हैं, अब इनको शपथ ग्रहण दिला दीजिए। हाँ, तो राष्ट्रपति उनको शपथ ग्रहण दिला देता है। इतना आसान भाषा में समझिए दोस्तों। मैं ज़्यादा कुछ ऐसे वैसे समझाने वाला नहीं हूँ, आप खुल के समझिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अभी राष्ट्रपति इनको तो नियुक्त कर दिया। हाँ, मान लीजिए दोनों का अगर वोटिंग बराबर हो जाता है, तो उसमें क्या करेगा? राष्ट्रपति अपना दिमाग लगाएगा कि मैं किसको बनाऊं या किसको नहीं बनाऊं। ठीक है, तो इतना जानिए कि अभी जो फिलहाल राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनका ये सब अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आप लोगों को क्लियर हो गया। तो एमपी का, अगर यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाला है क्या, एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया था कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है दोस्तों, तो क्या प्रधानमंत्री को जो पेमेंट है, तनख्वाह है, जो पेमेंट तो मिलता होगा, आप लोगों को ध्यान होगा कि इनको जो पेमेंट मिल रहा है, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पेमेंट मिलता है कि प्रधानमंत्री को उससे ज़्यादा मिलता है? ये बताइए। इस क्वेश्चन में भी आप लोग फंस जाइएगा। तो देखिए, ये चुन के तो गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तरह, तो इनको पेमेंट जो मिलेगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ही मिलेगा। प्रधानमंत्री को पेमेंट भी लोकसभा सदस्य का जितना पेमेंट मिलता है उतना ही पेमेंट मिलेगा, लेकिन इनको अलाउंस मिलता है अलग से। प्रधानमंत्री के लिए विदेश जाने के लिए या इनको कहीं सफ़र करने के लिए इनको अलग से अलाउंस मिलता है, अलाउंस। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अलाउंस है,
तो वो अलाउंस का पैसा बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है दोस्तों। तो यही सब लेकर के सैलरी में इनको ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन इनको जो तनख्वाह मिलेगा वो तनख्वाह जो है वो एमपी का जो तनख्वाह है उसके बराबर ही मिलेगा, सबके बराबर इनको भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आप लोग आंसर समझ गए क्या होगा, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा, तो ये राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का वास्तविक कार्यपालिका सरकार का प्रमुख कौन होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे 2-3 टर्म है, वास्तविक दे रहा है, हाँ, कार्यपालिका दे रहा है और सरकार दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन टाइप जो किया है इसमें मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। देखिए यहाँ पे वास्तविक सब जुड़ा हुआ है, एक होता है संवैधानिक, संवैधानिक मतलब संविधान के हिसाब से। तो अगर संविधान के हिसाब से अगर सबसे बड़ा ये पोस्ट जो पूछ देगा कि भारत में सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है, तो वो राष्ट्रपति का पद हो जाएगा। लेकिन अगर वास्तविक पूछेगा तो वास्तविक प्रधानमंत्री का पोस्ट हो जाएगा दोस्तों। वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक सरकार का प्रधान कौन होता है, हाँ, संविधान के प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन सरकार का जो प्रधान होता है, सरकार तो यही प्रधानमंत्री ही ना चलाता है दोस्तों। तो सरकार का प्रधान कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। जो भी प्रधानमंत्री बने तो सरकार का प्रधान प्रमुख जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो इस तरह से घुमा घुमा के पूछेगा आपको, तो किसी तरह फंसिएगा नहीं, आप लोगों को सही जवाब दे करके आना है। मैं तो भगवान से यही ना उम्मीद करूंगा दोस्तों कि जो भी बच्चे मेरे चैनल पे पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में सफल होके आए, मैं ऐसा समझा दूं उनको कि ताकि वो एग्ज़ाम में सफल होके आएँ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि संघीय मंत्रिपरिषद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताइए आप लोग, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में सबसे बड़ा जो पोस्ट है वो राष्ट्रपति का पोस्ट है। यहाँ पे राष्ट्रपति होती हैं, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति तो संवैधानिक प्रमुख हो गए, लेकिन इनको सलाह देने के लिए, इनको कोई भी काम का सलाह देने के लिए कौन कौन होता है दोस्तों, एक प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री, हाँ, और दूसरा कौन होता है दोस्तों, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। इसी मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री कहलाता है दोस्तों। मंत्रिपरिषद, अब मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद में 50 गो नेता हैं, हाँ, तो वो 50 नेता जाकर के राष्ट्रपति को तो सलाह नहीं ना देंगे दोस्तों, कोई देगा तो एक ही आदमी देगा ना, तो उसी को तो प्रधानमंत्री बोला जाएगा ना। हमारे संविधान में इसी तरह से प्रावधान किया गया है। तो मंत्रिपरिषद का किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, ये राष्ट्रपति अगर हो गया, हाँ, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, हाँ, एक मंत्रिपरिषद होगा दोस्तों। ये मान लीजिए कि ये बहुत सारे मंत्री हैं, हाँ, तो इसी मंत्री में से एक आदमी जो होगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा और वो राष्ट्रपति को सलाह देगा, ठीक है दोस्तों। वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा, हाँ। तो इसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 74 में। लेकिन अनुच्छेद 75 में क्या है, अनुच्छेद 75 में यही लिखा गया है कि अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोनों अनुच्छेद आप लोगों को क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैं ये भी बता दिया हूँ कि प्रधानमंत्री पद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे लगा लीजिए सिंपल से 75, अगर 74 है तो मंत्रिपरिषद, 75 है तो वो प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों। तो इतना सारा आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। आप लोग जानते हैं कि भारत संसदीय व्यवस्था है दोस्तों। भारत में कैसा प्रावधान किया गया है, संसदीय व्यवस्था का प्रावधान है यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब जानते हैं क्या, कि यहाँ पे जो भी सर्वोपरि है तो वो संसद सर्वोपरि है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो भी नियम कानून बनेगा वो संसद से बनेगा, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो देखिए ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन को संसद का जननी भी कहा जाता है। संसद का जननी किसको कहा जाता है, ब्रिटेन को, क्योंकि संसद का जो जन्मदाता है वो ब्रिटेन ही है, और वहीं से हमारे संविधान में संसदीय व्यवस्था लिया गया है। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन, देखिए ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इसी सब क्वेश्चन को अलग तरह से एग्जामिनर घुमा फिरा कर पूछेगा तो आपको फंसाने का कोशिश करेगा। ज़्यादा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इतना ही पढ़ लीजिए काफ़ी है, हाँ। लेकिन इसी सब को घुमा फिरा के पूछेगा तो आप लोग समझ के जाइए, ताकि आप लोग घुमाने से भी आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि क्या राज्यसभा का सदस्य भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या अगर राज्यसभा का सदस्य होगा
तो वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है कि नहीं। तो ये इसका आंसर होगा हाँ, बन सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी दोस्तों, कौन, इंदिरा गांधी, तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है दोस्तों, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो भी राज्यसभा के सदस्य ही थे दोस्तों। ठीक है, लेकिन किस देश में ऐसा प्रावधान नहीं है, तो ब्रिटेन में ऐसा प्रावधान नहीं है दोस्तों। वहाँ पर ब्रिटेन में कोई भी अगर प्रधानमंत्री बनता है तो उसको लोकसभा का मेंबर होना आवश्यक होता है, वो राज्यसभा से नहीं बनता है। तो यही इसीलिए मैं ये क्वेश्चन डाला हूँ कि ताकि आप लोग समझ जाइए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके कितने तरीके से पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो लोकसभा का सदस्य ही रहता है, लेकिन भारत में वैसा नहीं है, वो राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन जो राज्यसभा का सदस्य अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो वो किसी भी चीज़ में वोटिंग नहीं देगा दोस्तों। अगर मान लीजिए कि लोकसभा में कोई कानून पास हो रहा है तो उसमें वोटिंग जो होता है, तो वोटिंग में वो भाग नहीं लेगा। इसलिए नहीं लेगा क्योंकि वो तो राज्यसभा का सदस्य है। तो जब भी अगर वो कानून अगर राज्यसभा में जाएगा तब वो वोट डालेगा वहाँ पे, लेकिन लोकसभा में वो वोट नहीं डाल सकता। ठीक है दोस्तों, इतना सारा चीज़ आप लोगों को मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्या प्रधानमंत्री को वेतन एवं अन्य सांसदों के वेतन से ज़्यादा मिलता है? चलिए यहाँ पे बताना है कि क्या प्रधानमंत्री को जो वेतन है अन्य सांसदों के वेतन से ज़्यादा मिलता है? तो नहीं, ये अन्य सांसद जो हैं उनके वेतन के समान ही मिलता है। इनको अलग से अलावेंस मिलता है। मैंने अभी आपको बता कि इनको अलग से अलावेंस मिलता है। ठीक है, वेतन प्रधानमंत्री को अन्य सांसदों के जितना ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया? अच्छा देखिए, यहाँ पे जो राष्ट्रपति जो है और प्रधानमंत्री जो है इनके पावर को चैलेंज किया गया था दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं ये सब चीज़ हर चैनल पे आपको नहीं बताया जाएगा। देखिए जब हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री का चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। पहला चीज़ क्या कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे 1950 में 51 में जो इलेक्शन हुआ था दोस्तों, उस समय, तो उस समय का एक बात ध्यान रखिए। और जब ये कांग्रेस का सरकार एक बार गिरा था, मोरारजी प्रधानमंत्री बने थे, कब दोस्तों? जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में, 1977 में। तो उस समय का एक बात ध्यान रखना है और बाकी का प्रेजेंट का ध्यान रखना है। बाकी किसी प्रधानमंत्री से पूछता नहीं है। एक 1977 से क्वेश्चन पूछ देता है और एक फर्स्ट प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछ देता है और एक जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है उससे क्वेश्चन पूछ देता है। तो इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। 1977 में क्यों पूछता है दोस्तों? क्योंकि देखिए आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस जो है वो साथ दिया था, मतलब भारत देश को आज़ाद करवाया था दोस्तों कांग्रेस। तो जब प्रधानमंत्री का चुनाव होने लगा तो कांग्रेस के उम्मीदवार ही जीतते रह गए। देखिए प्रधानमंत्री नेहरू जी 3 बार प्रधानमंत्री बने, फिर जब वो डेथ कर गए तो उनकी बेटी इंदिरा गांधी बन गई। हाँ, तो इस तरह से कांग्रेस का दबदबा रहते गया। किसी तरह कर के जब 1977 में कांग्रेस का वर्चस्व खत्म किया गया और जनता पार्टी की सरकार बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत मुश्किल लगा था कांग्रेस को हटाना के सरकार से। ठीक है, तो इसीलिए बार बार ये 1977 का इलेक्शन का बात पूछ देता है। तो इंदिरा गांधी उसी समय दोस्तों एक 42वां संविधान संशोधन किया था। तो इस संविधान संशोधन को हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इतना आप लोग जानते हो कि इंदिरा गांधी जो थी दोस्तों वो इमरजेंसी लगाई थी 1975 में। तो उनका मनोबल इतना बढ़ गया था कि तानाशाही इतना आ गया था दोस्तों कि आज भी वो याद किया जाता है कि इमरजेंसी केस किस तरह से लगाया गया था और इस देश के सारे महत्वपूर्ण नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया था। तो वो एक काला दिन था दोस्तों। तो उसको वो छोड़िए, हम लोग राजनीति में नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम लोग तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा में जो है वो तो मतलब पढ़ाना ही पड़ेगा ना दोस्तों।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंदिरा गांधी ने गलत किया था कि सही किया था, जो उन्होंने किया था वो तो हम लोग वही तो हम लोग को पढ़ना है, तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को राजनीति से लेना देना नहीं है, हम लोग पढ़ाई से लेना देना है, तो हर चीज़ को जानना तो ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए 42वां संविधान संशोधन उन्होंने कर दिया था कब? 1976 में। ठीक है दोस्तों, तो 42वां संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि वो इंदिरा गांधी इतना संविधान संशोधन कर चुकी थी। सोचिए, हर चीज़ को उन्होंने अपने मन मुताबिक कर दिया था दोस्तों, सब मन मुताबिक उन्होंने चेंज कर दिया था। ठीक है, तो उस समय को याद किया जाता है, तो इसीलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। उसमें किया क्या था पहले, कि पहले जो राष्ट्रपति थी उनका पावर प्रधानमंत्री के पावर से ज़्यादा था दोस्तों। हाँ, मतलब मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको कि आप किसी तरह समझ जाएं। देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो पावर है वो संविधान में राष्ट्रपति के पावर से कम आका गया है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति बड़ा चेहरा है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो भी इंदिरा गांधी यहाँ संसद में कानून पास करके भेजती थी, वहाँ पे राष्ट्रपति उसको रोक लेते थे। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि हम राष्ट्रपति के पावर को ही कम कर देते हैं। आज भी देखिए आप लोग कि जो भी कानून बनता है दोस्तों, संसद में तो पास हो जाता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए बाकी रहता है। तो मान लीजिए कि कोई कानून राष्ट्रपति के पास बना के जा रहा है और राष्ट्रपति उसको साइन ही नहीं करेंगे, उसको रोक के रखेंगे, क्योंकि उनके पास वीटो पावर होता है, वो रोक के रखे रहेंगी। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि अरे ये तो मनमानी लोग कर रहे हैं, इनका पावर ही कम कर देते हैं, इनका वीटो शक्ति ही हम लोग छीन करते हैं। तो उन्होंने ऐसा काम किया था। उन्होंने क्या कर दिया था दोस्तों, जानते हैं क्या? इस टर्म को आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछता है, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, तो इसीलिए मैं इसको इतना समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस टॉपिक से अगर समझ जाते हैं आप लोग तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि संविधान में ऐसा प्रावधान लिखवा दिया कि जो राष्ट्रपति होंगे वो मंत्री परिषद, यानी कि प्रधानमंत्री जिस मंत्री परिषद का हेड होता है, तो मान लीजिए मंत्री परिषद में अगर मान लीजिए कि 10 गो मेंबर हैं दोस्तों। हाँ, तो ये 10 गो मेंबर जो कानून बना करके जो राष्ट्रपति को कुछ भी अगर बात बोल रहे हैं, हाँ, तो ये प्रधानमंत्री अगर जा करके राष्ट्रपति को कुछ बात बोल रहे हैं, हाँ, तो वो राष्ट्रपति को उस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया गया कि अगर मंत्री परिषद कोई बात राष्ट्रपति से कह रहा है तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, राष्ट्रपति उसको नकार नहीं सकती। ऐसा प्रावधान कर दिया गया संविधान में। सोचिए कितना बड़ा बात है। आप लोगों को छोटा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन छोटा बात नहीं है। सोचिए, एक कानून बनता है, उससे पूरा आज अगर कह दिया जाए कि जितने आदमी हैं वो सबको गिरफ्तार करो, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं एक समझाने के लिए बात बोल रहा हूँ, वो बोल देंगे कि सारे नेताओं को गिरफ्तार करो, आज आपके घर में पुलिस आएगी सबको गिरफ्तार करके ले जाएगी, तो ये छोटा बात नहीं होता है दोस्तों, ये देश का बात है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं ये समझाने के लिए इतना बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोग समझ जाएं। तो उस समय ऐसा प्रावधान कर दिया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन को आप लोग भूलिए नहीं। अगर कोई बच्चा 42वां संविधान संशोधन नहीं जानता है तो वो हमारा संविधान नहीं जानता है, इतना समझ लीजिए। आप कुछ भी नहीं जानते हैं, इसका मतलब आप पढ़ाई में जीरो हैं। अगर आप 42वां संविधान संशोधन नहीं जानते हैं, इसका मतलब है कि आप पढ़ाई में जीरो हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं इतना सारा बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को, ये आप लोग जानते हैं कि उस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था दोस्तों। हम लोग सब लोग आज़ाद हो गए। किससे आज़ाद हुए दोस्तों? उपनिवेशिक शासन से। कितना लोग बोलता है अंग्रेजों से, ठीक है, वो भी बात सही है, लेकिन औपनिवेशिक शासन से हम लोगों को आज़ादी मिल गया। हाँ, अब हम लोग कोई भी कानून बनाएंगे तो अपने हिसाब से बनाएंगे, उसमें हम लोग चुनाव करके भेजेंगे। पहले क्या होता था कि वो चुनाव नहीं होता था दोस्तों। ठीक है, तो 15 अगस्त को हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू का जो भाषण दिए थे दोस्तों लाल किला से, तो उस भाषण को हमारा देश याद करके रखता है आज भी दोस्तों। तो उस भाषण को क्या नाम दिया गया है? तो ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी। देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जी का वो जो भाषण था, सोचिए अपना देश आज़ाद हुआ था दोस्तों, सबके मन में उत्साह था, वो सभी लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए ललायित थे कि अब हमारे प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं हम लोगों को।
कोई त्राहिमाम था, कोई अंग्रेज़ों से परेशान था, कोई यहाँ के ज़मींदारों से परेशान था, कोई दुकानदारों से परेशान था, कोई लेनदारों से परेशान था दोस्तों। सब किसी न किसी तरह से परेशान थे। और हमारा देश जब आज़ाद हुआ दोस्तों, तो उस समय सब लोगों का आस था कि अब हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों के लिए क्या बोलने वाले हैं। तो उनका जो भाषण दिल्ली के लाल किला से हुआ था दोस्तों, तो उसको ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, कभी भी मत भूलिए, ये सब पॉइंट आप लोगों को कोई नहीं बताएगा दोस्तों। देखिए, नेहरू लियाकत पैक्ट कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। नेहरू लियाकत पैक्ट ये क्या है दोस्तों? देखिए, जब देश हम लोग का आज़ाद हुआ 1947 में दोस्तों, तो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो कितना जन लोग मार के आ जाएंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना प्रधानमंत्री नहीं थे दोस्तों, ठीक है। वो मोहम्मद अली जिन्ना के जगह पे आप लियाकत अली को मारिएगा। लियाकत अली खान, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान था, ठीक है दोस्तों। तो ये लियाकत अली खान आप लोग जानते हैं, जब प्रधानमंत्री का इंटरनल यहाँ पे जो कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों, तो उसने यहाँ पे सरकार बनाने के लिए जब घोषणा किया था, तो जो इंटरनल गवर्नमेंट बना था दोस्तों, जिसको अंतरिम सरकार कहा जाता था, तो उसमें ये लियाकत अली जो था ना, इसको वित्त मंत्री बनाया गया था दोस्तों। ये वित्त मंत्री के पोस्ट पे था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाद में जाकर के ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है दोस्तों। तो इस दोनों को याद रखना है। तो इन दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ था, नेहरू लियाकत पैक्ट उसका नाम दिया गया है। ये कब हुआ था, ये डेट सहित पूछ देता है, तो इसका डेट भी आप लोग याद रखिएगा। ये 8 अप्रैल 1950 को हुआ था। इसमें जानते हैं क्या हुआ था दोस्तों? जैसे देखिए, छोटा मोटा बात है, हाँ, लेकिन ये बड़ा भी बात है। जब देश का बंटवारा हो गया दोस्तों 1947 में, तो मार काट स्टार्ट हो गया था। जो पाकिस्तान में हिंदू लोग रहते रहे थे उसको हिंदुस्तान भगाया जा रहा था, हाँ, और जो यहाँ पे मुस्लिम लोग थे इनको पाकिस्तान भगाया जा रहा था। तो उस टाइम में नेहरू लियाकत जो पैक्ट हुआ था दोस्तों, इसमें प्रावधान किया गया था क्या कि मतलब कि जो भी अल्पसंख्यक है, मान लीजिए कि पाकिस्तान में छोटा मोटा लोग हिंदू है, हाँ, और हिंदुस्तान में छोटा मोटा लोग मुसलमान है, तो दोनों देशों के जो यहाँ पे मेजोरिटी वाला जो संख्या है वो उनको सताएगा नहीं। माने कहने का मतलब है कि जो जनसंख्या में कम है, ऐसा नहीं करना है कि उनको मार के मुआ देना है या मतलब उनको सताना है, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए दोनों नेताओं ने यहाँ पे एक पैक्ट साइन किया था कि जो हमारे देश में मुसलमान हैं उनको हम सुरक्षित रखेंगे, और जो पाकिस्तान में जो हिंदू है वो वादा किया था कि हम यहाँ पे हिंदुओं को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम लोग जो पढ़ना था वो यहाँ पे जान लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अच्छा, देखिए, यहाँ पे बताना है कि अगर किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष बहुमत नहीं मिला तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये निर्णय कौन लेगा दोस्तों? तो ये निर्णय राष्ट्रपति, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये निर्णय राष्ट्रपति अपना स्वविवेक से काम करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ये निर्णय लेगा कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए।